Assalamu alaikum guys, I welcome you all to my next lecture of anatomy physiology. So आज का हमारा जो टॉपिक है that is nucleus. As we have already discussed the structure of cell, then we have discussed plasma membrane. Now our today's topic is nucleus. So basically nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. ठीक है, जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ठीक है, उसने बोला जो न्यूक्लियस है उसने इसका दूसरा नाम दिया था कैरियन। क्या दिया था? कैरियन। ठीक है, अब देख लीजिए जो ये न्यूक्लियस होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। लेट अस सपोज ये हमारी एक सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस को कौन एनक्लोज कर रहा था? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज कर रहा था बाहर से। ठीक है, इन द सेम वे आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियस के रिगार्डिंग है। हमने इस न्यूक्लियस को उठाया, ये हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को देखेंगे इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। ठीक है, इसके पास एक डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये एक डबल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन है। इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती हैं और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। अब आप लोगों ने देखा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसका नाम है पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द स्पेस विच इज बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसका नाम है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम है इसका? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कहां पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है? इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है इसको हम और एक नाम देते हैं कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। जो भी सेल के अंदर फंक्शन होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर होते हैं, वो सारा कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इट control all cellular activities, that's why it is called as director of cell। ठीक है, हाँ देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देखिए जो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया है ये है हमारा डीएनए। क्या है? हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है ये इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हो एक ट्विस्टेड फॉर्म में है, उजड़ा हुआ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। दिस इज अ लोअर ऑर्डर ऑफ डीएनए। बेसिकली ये डीएनए ही होता है लेकिन एक लोअर ऑर्डर में होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? क्रोमेटिन है। ठीक है, इस क्रोमेटिन के पास यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या है इसका नाम? है न्यूक्लियोलस। मैंने पढ़ाया था पहले सेल के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे एक सेल है, इस सेल के अंदर हमने देखा था एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। इन द सेम वे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर फ्लूइड और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे मैंने बताया इसका दूसरा नाम है लिटिल न्यूक्लियस। क्या नाम है इसका? नाम है दूसरा लिटिल न्यूक्लियस। इसका काम क्या है? ये राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम्स को बनाता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? फिर प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म को करेंगे, क्रोमेटिन को करेंगे एंड न्यूक्लियोलस को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which is the part of nucleus which encloses the nucleus, the whole structures which are within the nucleus। okay, अब देख लीजिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है it is also called envelope और कैरियोथिका।
कैरियोथिका इसका दूसरा नाम है, किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, वन जो आउटर साइड से होती हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और जो दूसरी इनर साइड से होती हैं दैट इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसका नाम है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे देख लीजिए ये जो स्पेस है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब देख लीजिए जो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक कंटिन्यूटी, एक लेमिना है, एक मेम्ब्रेन है इसके साथ, जो इनर मेम्ब्रेन इसके साथ एक कंटिन्यूटी, एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है लेमिना। क्या नाम है इसका? लेमिना। लेमिना। इस लेमिना का काम क्या है? ये एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है न्यूक्लियस को। किसको? न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और जो इनसाइड द न्यूक्लियस मटेरियल प्रेजेंट है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देख लीजिए जो हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। ये वही राइबोसोम्स है जहां से फिर हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये कंटिन्यू होती हैं किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये प्रेजेंट होता है, कंटिन्यू होता है, और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा अब जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके साथ कंटिन्यू होता है? न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले के पास ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। ये वही राइबोसोम्स है जहां से क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ये राइबोसोम्स बेसिकली कहां से आते हैं? ये राइबोसोम्स हमारे विद इन दिस न्यूक्लियस जो होते हैं कंपोनेंट्स, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वहां से आते हैं, और इनको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट करता है, फिर ये इसके ऊपर अटैच होते हैं, तभी हम इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने बताया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्स हैं जिनका नाम है न्यूक्लियर पोर्स, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं जो लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको अगर सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना है, लाइक प्रोटीन्स की बात करेंगे, लार्ज कंपोनेंट्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे, अगर इन प्रोटीन्स को अंदर जाना है तो ये इजीली नहीं जा सकते, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। तो इसके जगह यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पोर्स होते हैं, इन पोर्स में चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स के थ्रू जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इन होते हैं विद इन द न्यूक्लियस। क्या होते हैं? विद इन द न्यूक्लियस। अगर हम देखेंगे जो ये मैकेनिज्म हो जाएगा थ्रू न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, जो हो जाएगा इन हो जाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसके लिए हमें एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन दीज पोर्स दिस माइक्रो सबस्टेंसेस गोज इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देख लीजिए उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे मैंने वहां पे बताया था साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो एंजाइम्स है जो सेल एक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज एनहेंस करते हैं, ठीक है ना। ये वो एंजाइम्स है जो सेल एक्टिविटी होती है उसको स्पीड अप करते हैं। और जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन में होते हैं, यूज होते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे एक सेल है, ये एक सेल है, अगर इसने डिवाइड किया, इसके अंदर डीएनए था, तो दूसरी सेल में भी डीएनए चाहिए ना,
तो ये वाला डीएनए ये रेप्लिकेशन करेगा, ये अपना कॉपी दूसरा डीएनए बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। वो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स द डीएनए रेप्लिकेट्स व्हेन इट इज हैविंग ए न्यूक्लियोटाइड्स। इन्हीं से ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रोमेटिन और यू कैन सी क्रोमोसोम। जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म में जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ट्विस्टेड फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। एक्चुअली जो हमारा जीएनए जेनेटिक मटेरियल वो यही होता है, इसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखिए ये क्यों ट्विस्टेड होता है, ये इंटरफेज तक ट्विस्टेड ही होता है। जब एक सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड के लिए रेडी होगी, तो उस टाइम जो ये क्रोमेटिन है ये क्रोमोसोम की तरह क्रोमोसोम में कंडेंस होते हैं, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ये हमारा जो यहाँ पे हमने दिखाया था ये हमारा क्रोमेटिन था, ये ट्विस्टेड था। अब यही क्रोमेटिन यहाँ पे कंडेंस होता है, ठीक है, कंडेंस होता है। इस क्रोमो बनाता है यहाँ पे क्रोमोसोम। क्या बनाता है, क्रोमोसोम। दैट मीन्स जो क्रोमेटिन के हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर ऑफ द क्रोमेटिन दैट इज क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम है ये एक्ट करती हैं एज अ बस, जैसे बस गाड़ी होते हैं उसी की तरह एक्ट करते हैं। और इस बस के अंदर पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्या होते हैं, जीन्स। इन जीन्स के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो मैंने पहले बताया था क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन एक लोअर ऑर्डर ऑफ द डीएनए होता है। क्यों होता है, इसी क्रोमेटिन के अंदर जीन्स होते हैं, इन जीन्स में हमारे डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब मैंने क्रोमोसोम बनाया, क्रोमोसोम एक हायर ऑर्डर ऑफ द क्रोमेटिन, हायर ऑर्डर ऑफ द डीएनए होता है, क्योंकि जो ये बिछड़ा हुआ ट्विस्टेड क्रोमेटिन था, अब ये कंडेंस हुआ, इनने दो लोब्स बनाए, क्योंकि सेल को अगर डिवाइड होना है वहां पे ये डीएनए इजीली कॉपी हो जाए दूसरी सेल में। तो ये जो क्रोमोसोम है ये एक्ट करता है एक बस की तरह, दो लोब्स होते हैं इसके ऊपर, इस बस के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब एक ज़ायगोट बनता है, ज़ायगोट कहाँ से बनता है, पेरेंट सेल से बनते हैं। उन पेरेंट सेल्स में क्या होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं 23N 23N। वो 23N क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम ही होते हैं। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। वही जीन्स, वही क्रोमोसोम जब मिक्सअप होते हैं तो हमारी जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती है, वही सेम इंफॉर्मेशन। तभी हम क्रिमिनल कोई होता है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई होता है, किसी ने अगर कत्ल किया होगा, मर्डर किया होगा, तो फिर हम वहां पे सैंपल्स लेते हैं, ब्लड की देखते हैं। जो विक्टिम होगा उसके सैंपल्स मत, उसके जो सैंपल्स होंगे उसके सैंपल्स में जो डीएनए होगा, डीएनए मैचअप उस विक्टिम, सस्पेक्टेड विक्टिम के साथ मैच हो जाए, ठीक है। अब देख लीजिए जो क्रोमेटिन होता है, एज आई सेड, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो जो क्रोमेटिन होता है इसके अंदर डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। मैंने बताया यहाँ पे क्रोमोसोम मैंने बनाया, ये दो लोब्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये बेसिकली क्रोमेटिन ही था ट्विस्टेड फॉर्म में, अब ये कंडेंस्ड फॉर्म में बन गया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका बन गया, दैट इज क्रोमोसोम। ओके, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, अगर ये हमारा क्रोमेटिन है बिछड़ हुआ, तो ये क्रोमेटिन इस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हुए होते हैं, वाउंड होते हुए होते हैं, लाइक बीड्स ऑन द स्टिक जैसे होते हैं, इसके ऊपर वाउंड होते हैं। ये मान लो ये प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है बाल की तरह, तो इस बाल के ऊपर ये रैप होता है, कौन, क्रोमेटिन इसके ऊपर होता है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं जो क्रोमेटिन होते हैं इसके अंदर होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर मॉलिक्यूल बनता है उसके बाद। अब देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो ये वाला पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोलस विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियोलस।
क्लियर यहाँ तक? अब देख लीजिए जो न्यूक्लियोलस होता है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, बट इट इज मेम्ब्रेनलेस। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट ये सबसे बड़ा पार्ट होता है एक न्यूक्लियस का, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइबोसोम। देखिए जो हमारे राइबोसोम्स बनते हैं वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे होते हैं? हमारे न्यूक्लियोलस से होते हैं, ठीक है। फिर उन राइबोसोम्स को असेंबल करता है विद इन द न्यूक्लियोलस। जब असेंबल हुए फिर उनको भेजता है यहाँ पे आपने देखा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक्सेप्ट उन राइबोसोम्स को करता है। जब यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया तो राइबोसोम्स का काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। दैट मीन्स जो ये राइबोसोम्स है फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगी। कहाँ पे करेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि न्यूक्लियोलस ने इनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद ये असेंबल हुए, असेंबल के बाद ये आते हैं यहाँ से फिर यहाँ चले जाते हैं कहाँ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। यहाँ तक क्लियर हुआ? दूसरा एक फंक्शन है जो हमारा न्यूक्लियोलस है, ये हमारा ये हमारा RRNA भी सिंथेसाइज करता है। RRNA क्या होता है? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है उसका? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या सिंथेसाइज करता है? RRNA, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये इसको भी सिंथेसाइज करता है। ये सिंथेसाइज क्यों करता है इसको? ताकि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी आगे, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, वो बाय द हेल्प ऑफ दिस होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स ओनली जो आरआरएनए वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? वो होता है विद इन द न्यूक्लियस। बाकी एमआरएनए फिर वो आगे हम देखेंगे वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। बट आप यहाँ पे ये रिमेंबर दिस, जो आरआरएनए वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर। थैंक यू।